तो शुरुआत करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को डिस्कस करेंगे। तो जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग द वेलफेयर, आज भी हमारा टारगेट वही रहेगा कि जो आर्टिकल्स मेंशन है डीपीएसपी में, जैसे कि हमने फंडामेंटल राइट्स में बात की थी, हम आर्टिकल को पढ़ेंगे और देखेंगे इसको किस तरह से एज एन एग्जाम्पल हम अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं। क्लास लंबी चल सकती है, तो बिल्कुल मतलब अपना लेवल बनाकर रखें और साथ में नोटबुक रखें ताकि की पॉइंट्स को आप ऐड करें। प्लस कोशिश करें कि साथ के साथ में लर्न भी करें, ताकि जो हम जितना भी हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जितने भी हम डेप्थ में जाएंगे, जो भी हम बात करेंगे कि इस आर्टिकल को एज एन एग्जाम्पल ऐड किया जा सकता है, वो आपको हेल्प करे। क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएगी, तो आपको जहाँ पर आपको लगता है कि कोई टॉपिक छूट गया आप पूछ भी सकते हैं, लेकिन आप बाद में रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। प्लस अगर आप हमारे साथ हमारे लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और कांटेक्ट के लिए अगर हम बात करें तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम के लिंक मिल जाएंगे, जिसके थ्रू जो है वो आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। प्लस आप हमारे यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको डेमो क्लासेस मिल जाएगी एज वेल एज करंट अफेयर का इनिशिएटिव। और हमने न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग भी एक इनिशिएटिव शुरू किया है कि जिसमें हम जो है वो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों को समझ रहे हैं कि किस तरह से जो है वो द हिंदू से या द इंडियन एक्सप्रेस से जो है वो हम जो है वो कंटेंट निकाल सकते हैं। आप हमने दो क्लासेस इसमें अपलोड की है, आज का न्यूज़पेपर और पिछले कल का न्यूज़पेपर हमने अपलोड किया है, जिसमें हमने हर टॉपिक को देखा है कि इस टॉपिक को प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़ा जा सकता है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़ा जा सकता है। और साथ में जब हम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो उस केस में एक इंट्रोडक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू कैसा रहेगा, आप जो हम बॉडी पार्ट बात करते हैं आंसर की वो कैसे इंक्लूड होंगे, देन वे फॉरवर्ड कब ऐड करने हैं, कहाँ ऐड करने हैं, कितने ऐड करने हैं, वो सभी उसमें जो है वो बताया गया है। और जो हमारा ये वीडियो है, ये अगर हम बात करें हर रोज़ की वीडियो की, तो कोई भी वीडियो जो है वो इसमें 15 या 20 मिनट से ऊपर नहीं हो रही है, तो आप इसको देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। प्लस उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीडीएफ फाइल जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। डेली फैक्ट्स का जो ऑफिशियल चैनल है उसमें जो है वो आपको जो है वो पीडीएफ फाइल जो है वो मिल जाएगी। तो इससे आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर आप न्यूज़पेपर पहले पढ़ चुके हैं तो बाद में आप वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो हमने न्यूज़पेपर को पढ़ा और हमारा टॉपिक कवर हुआ। देन अगर आप न्यूज़पेपर पहले नहीं पढ़े हैं और पहले आपने वीडियो देखी है, तो उस केस में आपको हेल्प मिलेगी कि न्यूज़पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको क्लियर होगा। तो आज का जो पहला टॉपिक रहेगा हमारा, दैट इज़ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बिल्कुल आसान भाषा में अगर हम समझें, तो ये कुछ एक गाइडलाइंस है, ठीक है, कुछ एक गाइडलाइंस है, पॉलिसीज़ है जो सरकार को अपने माइंड में रखनी है, सरकार को अपने माइंड में रखनी है जब भी वो पॉलिसी बनाएगी। मतलब सरकार के लिए हमारे संविधान ने कुछ बातें कह दी कि आपको ये हमेशा अपने माइंड में रखनी है जब भी आप पॉलिसी बनाओगे। पहला पॉइंट। लेकिन अभी पॉलिसी बनाने का जो मेन टारगेट है सरकार का, और साथ में डीपीएसपी को फॉलो करने का जो मेन संविधान में मेंशन है कि डीपीएसपी को अपने माइंड में रखना है, यहाँ पर जस्टिस, इक्वालिटी और प्रोस्पेरिटी, इन तीनों को प्रमोट करने का जो है वो इन्वेजन रहता है। मतलब ओवरऑल यहाँ पर जो कहानी आती है वो आती है जस्टिस, इक्वालिटी और प्रोस्पेरिटी। यानी कि आपका जस्टिस में बात करते हैं सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। इक्वालिटी में अगर हम बात करें तो इक्वालिटी ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट भी हम इसको लिंक कर सकते हैं आर्टिकल 15 के साथ। लेकिन जब हम हमारे संविधान की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर जो है वो एक तरह से इक्वालिटी को मतलब वेलफेयर को प्रमोट करना है विद रिस्पेक्ट टू डीपीएसपी। और प्रोस्पेरिटी मतलब जब अब वेलफेयर होगा सोसाइटी में, सबके साथ सबके लिए जो है वो इक्वल फैसिलिटीज़ होगी, इक्वल सर्कमस्टांसिस के अंडर जो है वो फैसिलिटीज़ होगी, तो प्रोस्पेरिटी हमेशा जो है वो सोसाइटी में रहती है। तो ओवरऑल डीपीएसपी में गाइडलाइंस है जो सरकार को कहती है कि आपको जस्टिस, इक्वालिटी, प्रोस्पेरिटी को प्रमोट करना है। और इसके लिए आप जब कानून बनाओगे तो आपको जो गाइडलाइंस हम कह रहे हैं आपको उसको फॉलो करना है, ऐसा हमारे संविधान में कहा गया। बेसिक फीचर्स पता होने चाहिए डीपीएसपी के रिगार्डिंग। तो सबसे पहला आता है कि पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 56, आर्टिकल 36 टू 51 जो है वो आपका लिंक करता है डीपीएसपी के साथ। इसमें हमने इसको जो है वो लिया है कहाँ से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, या फिर अगर हम बात करें हम इंस्पायर्ड हुए थे स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो दैट मीन्स इट इज़ इंस्पायर्ड बाय द, वी आर इंस्पायर्ड बाय द, हमारे जो संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिन्होंने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, वो इंस्पायर्ड हुए थे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कि वहाँ पर इस तरह की गाइडलाइंस है सरकार के लिए, तो देन वी हम जो है वो इसको अपने संविधान में लेकर आए।
इनका जो मेन काम है वो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करना है। इससे पहले जब हमने फंडामेंटल राइट्स को पढ़ा था, जिन्हें मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और ये इंश्योर करते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को। तो फंडामेंटल राइट इंश्योर कर रहे हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, एंड आपका सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इंश्योर कर रहे हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी जो है वो सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी भी कोर्ट में जो है वो चैलेंजेबल नहीं होते हैं, यानी कि ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। दैट मीन्स ये क्या है, नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। नॉन जस्टिसेबल इन नेचर क्यों है? ऐसा कहा जाता है कि अगर डीपीएसपी को जो है वो जस्टिसेबल बनाना है तो उसके लिए जो है वो आपके पास अभी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक गाइडलाइंस है। तो ज़रूरी नहीं है कि गाइडलाइंस भी जो है वो चैलेंजेबल हो, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे यहाँ पर एक कंसेप्ट फॉलो किया जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि सुप्रीम पावर जो है वो लोगों के हाथ में होती है, यानी कि जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं। तो जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट को फॉलो करनी है, अगर गवर्नमेंट उसको इग्नोर करती है, स्पेशली उस केस में जब उस सरकार को ही लोगों ने बनाया है, और संविधान ये कहता है कि पावर जो है वो, मैं जो पावर ले रहा हूँ वो लोगों से पावर ले रहा हूँ। तो अब अगर संविधान लोगों से पावर ले रहा है और वो पावर जो है वो गाइडलाइंस की फॉर्म में है, और वो गाइडलाइन सरकार फॉलो नहीं कर रही है, तो डेफिनेटली लोगों को ये दिखता है कि सरकार जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है। तो इस केस में ये कहा जाता है फिर यहाँ पे कि पीपल्स कोर्ट में जो है वो आपके जो है वो डीपीएसपी चैलेंजेबल होते हैं। फीचर्स की अगर हम बात करें तो जनरली नॉन जस्टिसेबल इन नेचर पहला फीचर हो गया। इसके अपोजिट अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होते हैं तो हम उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। मैम मुझे आर्टिकल बताओ कि सुप्रीम कोर्ट में कौन से आर्टिकल के थ्रू जाएंगे और हाई कोर्ट में कौन से आर्टिकल के थ्रू जाएंगे। 32 सुप्रीम कोर्ट में और 226 हाई कोर्ट। ठीक है। देन उसके बाद सेकंड जो प्रोविजन आता है वो आता है डायनेमिक एंड इवॉल्विंग। डायनेमिक एंड इवॉल्विंग का मतलब क्या हो गया कि डीपीएसपी आर नॉट स्टैटिक प्रिंसिपल्स बट इवॉल्व ओवर टाइम। लाइक जैसे जैसे सोसाइटी इमर्ज हो रही है वैसे वैसे जो है वो आपके डीपीएसपी भी जो है वो इवॉल्व हो रहे हैं। और इससे हमें ये भी क्लियर होता है कि अमेंडमेंट का पॉसिबल, मतलब अमेंडमेंट जो है वो पॉसिबल रहती है डीपीएसपी में। अब ये कैसे आता है, याद देखो इसको कैसे पता चलता है। जैसे मान लीजिए पहले कोऑपरेटिव जो है वो कंसेप्ट नहीं था, लेकिन जब हमने देखा कि फेडरलिज्म में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी आ रहा है, तो हमने फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को इंक्लूड किया 43B डीपीएसपी में। तो ये आता है कि डायनेमिक एंड इवॉल्विंग है, तो मतलब विद द टाइम जैसे जैसे सोसाइटी ग्रो कर रही है वैसे वैसे डीपीएसपी, वैसे वैसे गाइडलाइंस भी चेंज हो रही है। अब स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस नहीं रहे, हमेशा रहेगी, गाइडलाइंस मॉडिफाई होती रहेगी विद रिस्पेक्ट टू द सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं जैसे जैसे। देन उसके बाद थर्ड रहता है वेलफेयर स्टेट, कि डीपीएसपी का जो मेन काम रहता है वो वेलफेयर को प्रमोट करना रहता है स्पेशली स्टेट में, जिससे जो वो प्रोस्पेरिटी सोसाइटी में बनी रहती है। और एम्फेसाइज किया जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। जब ये कंसेप्ट अप्लाई होता है जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का, तो कहीं ना कहीं वेलफेयर जो सिस्टम है वो अपने आप साइड बाय साइड चलते हैं। तो देखो हुआ क्या, सिंपल ही बात समझो। सरकार गई संविधान के पास और उन्होंने कहा कि हमें कैसे पता चलेगा कि प्रोस्पेरिटी या ग्रोथ या हो रही है। तो फिर संविधान ने कहा गाइडलाइंस के थ्रू जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी को प्रमोट करो, गवर्नेंस अपने आप चलेगी, अपने आप वेलफेयर प्रमोट होगा। तो जब भी सरकार जस्टिस को प्रमोट कर रही है, इक्वालिटी को प्रमोट कर रही है, फ्रेटर्निटी को प्रमोट कर रही है, तो अपने आप गवर्नेंस मॉडल चल रहा है, अपने आप वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर ऑफ स्टेट कंसेप्ट प्रमोट हो रहा है, प्लस अपने आप जो है वो एक प्रोस्पेरिट, एक अगर हम बात करें प्रॉस्परस सोसाइटी बन रही है। तो ये लिंक जो है वो इस तरह से बनता है। देन उसके बाद सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करें, तो सोशल और इकोनॉमिक, देखो पॉलिटिकल तो फंडामेंटल राइट में आ गया था जिसमें हमने कहा था कि सभी को वोट डालने का अधिकार होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं इक्वालिटी के कंसेप्ट में, वो भी इसमें सोशल और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि डीपीएसपी का एम है कि सर्टेन सोशल एंड इकोनॉमिक गोल्स होने चाहिए, ताकि किसी को भी जो है वो सोशल जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिप्राइव नहीं किया जाए। अब सोशल जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो यहाँ पर कंसेप्ट आता है एजुकेशन का, यहाँ पर कंसेप्ट आता है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का। अब वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में हम बात करें, छोटा सा एग्जांपल अगर हम लेते हैं वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग, जैसे जमींदार ही है, एक जमींदार है, अब जमींदार के पास भी उसका राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, फंडामेंटल राइट। लेकिन अभी सरकार की ड्यूटी बनती है वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए, स्पेशली सोशल जस्टिस को इंश्योर करने के लिए, कि एक जो लैंडलेस लेबरर है, जो फार्मर है, उसको भी ज़मीन देनी है, सारी की सारी ज़मींदार के पास तो नहीं रहेगी।
तो सरकार क्या करती है, वेलफेयर का कंसेप्ट लगा के जमींदार को बोलती है कि भाई अपनी जमीन दे, अपनी ज़मीन को डिस्ट्रीब्यूट कर, फार्मर तक पहुंचाओ उस ज़मीन को, तभी तो कंसेप्ट चलेगा, तभी तो सरकार बनेगी, या तभी तो प्रोस्पेरिटी सोसाइटी में आएगी, वेलफेयर का कंसेप्ट प्रमोट होगा। तो इस तरह से सोशल जस्टिस को इंश्योर किया जाता है। इकोनॉमिक वेलफेयर में अगर हम बात करें तो सरकार क्या करती है, सरकार फ्री लीगल एड के सिस्टम को लेकर आती है सोशल जस्टिस के लिए। इकोनॉमिक के लिए, वेलफेयर के लिए लाती है वेजेस का, इक्वल वेजेस का कंसेप्ट। ये एक फेयर वेजेस का कंसेप्ट आता है जिसमें ये कहा जाता है कि इससे नीचे वेजेस नहीं होगी, मिनिमम वेजेस इतनी रहेगी, जैसे 275 हो गया मनरेगा के लिए, इस तरह से। देन उसके बाद यहाँ पे बैलेंस बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज। अभी क्या है, फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज में बैलेंस कैसे बनता है। देखो ये क्लियरली है कि कोई अगर अपनी ड्यूटी को नहीं फॉलो कर रहा है तो किसी का राइट वायलेट हो रहा है। जैसे मान लीजिए अगर जैसे अभी हम क्लास में पढ़ रहे हैं और इस टाइम पे कोई जो है वो जोर जोर से डीजे बजाना शुरू कर देता है, ठीक है, तो उस केस में क्या है, वो अपनी ड्यूटी को फॉलो नहीं कर रहा है। उसकी ड्यूटी बनती है कि उसको लोगों को परेशान नहीं करना है। अगर वो अपनी ड्यूटी फॉलो नहीं कर रहा है तो जो हमारा टारगेट है, जो हमारा ये राइट है, राइट टू प्रोफेस बिजनेस प्रमोट करना, या फिर अगर हम बात करें एक एज अ स्टूडेंट आपका राइट है कि आपको क्लास अटेंड करनी है, पढ़ना है, जॉब लेनी है अच्छी, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, तो एक तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो कंसेप्ट आता है वो वायलेट होगा अगर कोई जो है वो अपनी ड्यूटी को नहीं फॉलो कर रहा है। और ये सब किस में कहा गया है, ये बैलेंस प्रोवाइड करने की बात कही गई है डीपीएसपी में। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंटीग्रल टू द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। इंटीग्रल टू द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम का मतलब क्या होगा कि डीपीएसपी भी जो है वो इंटीग्रल पार्ट है हमारे संविधान के। तो कहीं अगर आपको ये कंसेप्ट आता है कि क्या डीपीएसपी है, क्योंकि सभी को तो यही पता है कि प्रेम्बल इंटीग्रल पार्ट है, तो याद रखना डीपीएसपी भी इंटीग्रल पार्ट है हमारे संविधान का। और इससे ये क्लियर होता है कि जो सोशल इकोनॉमिक आइडल्स एस्पिरेशंस जो हमारे फ्रेमर्स की थी, यानी कि हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे, जो फाउंडिंग मेंबर्स थे, जिसमें मेल और फीमेल दोनों जो है वो मेंबर्स थे यहाँ पे, उन सभी की जो एस्पिरेशंस थी, फॉर एग्जांपल एक सरोजिनी नायडू, एनी बसंत, इन्होंने कहा था कि स्वराज, सेल्फ गवर्नमेंट, लोगों का पार्टिसिपेशन, या महात्मा गांधी जी का कंसेप्ट ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस, इक्वालिटी का कंसेप्ट, ये सभी यहाँ पर है। और ये सभी इंश्योर करते हैं वेलफेयर के कंसेप्ट को। गुड गवर्नेंस एक मॉडर्न टर्म है जो लिंक करती है वेलफेयर के साथ, जिसमें जो पैरामीटर्स इंक्लूड होते हैं गुड गवर्नेंस में, एक तो होता है सबसे पहला गवर्नमेंट प्रैक्टिस जो है वो गुड होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, इंक्लूडिंग ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी रहनी चाहिए सरकार में। और प्लस साथ में क्या है, एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, कि जितने भी जो आपके पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी प्रॉपर एफिशिएंट फंक्शनिंग होनी चाहिए। तो ये भी जो है वो आपका गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट है और वेलफेयर के साथ लिंक कर रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल वैल्यूज़। कल्चरल एंड एजुकेशनल वैल्यूज़ की अगर हम बात करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमें अपने जो एंशियंट मोनूमेंट्स है, अब देखो अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, दैट इज़ योर आपका अजंता एलोरा केव्स। अब अजंता एलोरा केव्स जो है, ये जो है वो किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं है, ये सरकारी प्रॉपर्टी का पार्ट है। दैट मीन्स सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सरकार जो है वो इसको प्रोटेक्ट करे। लेकिन सेकंड पॉइंट यहाँ आता है, ये तो डीपीएसपी में हो गया। अब उसके बाद क्या है, सरकार हर टाइम वहाँ नहीं रह सकती, लेकिन जो उसके अराउंड में विलेजेस है, लोग हैं, उनका भी ये कर्तव्य बनता है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि कल्चरल एंड एजुकेशनल वैल्यूज़ को लोगों की मदद से भी प्रमोट किया जा सकता है। और जब लोगों की मदद से प्रमोट करने की बात आती है तो आती है फंडामेंटल ड्यूटीज़। जब इसके अराउंड में हम लोग रह रहे हैं तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम क्या करें, इसको प्रोटेक्ट करें सरकार के साथ मिलकर। और एजुकेशनल वैल्यूज़ में अगर हम बात करें तो एजुकेशनल वैल्यूज़ में यहाँ पर लिंक किया जाता है, जैसे 6 से 14 साल के बच्चों के लिए तो ये कहा गया है कि कंपलसरी एजुकेशन है। लेकिन जो 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चे हैं उनको जो एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनको जो है वो घर पर शिक्षा देना, वो जो है वो आपका वेलफेयर के कंसेप्ट में डीपीएसपी में आता है। इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस की अगर हम बात करें, डीपीएसपी में आल्सो गाइड द स्टेट इन फुलफिलिंग इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन एंड कमिटमेंट। मतलब क्या है, देखो सिंपल सा एक बात समझो, जब हम कहते हैं वेलफेयर के कंसेप्ट को प्रमोट करना, अब जब वेलफेयर का कंसेप्ट आता है तो उस केस में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है, एक तो नेशनल और एक इंटरनेशनल। मतलब जैसे मान लीजिए एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग, एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग 1972 में एक कन्वेंशन हुआ था जिसमें हमने कहा था कि ह्यूमन एनवायरनमेंट को बचाना बहुत ज़रूरी है, ह्यूमंस के लिए एनवायरनमेंट को बचाना काफ़ी ज़रूरी है। तो अभी इसको इम्प्लीमेंट करना
सरकार की ड्यूटी बनती है, और ये ड्यूटी जो है वो एक तरह से डीपीएसपी यानी कि वेलफेयर के साथ लिंक करती है, जिसमें ये कहा गया कि अगर हमें अपने लोगों का वेलफेयर करना है तो दो तरीके से किया जा सकता है। एक नेशनल लेवल पर किया जा सकता है, दूसरा इंटरनेशनल लेवल पर। अब इंटरनेशनल लेवल पर कैसे? से मान लीजिए कोई एक काम है, ये एक काम है, ये बॉक्स एक काम है, ठीक है, या एक ये बॉक्स है सरकार की पॉलिसी जो नेशन के लिए आई। लेकिन वहीं अगर हम बात करें, ये दूसरी पॉलिसी है, सेम पॉलिसी हम वर्ल्ड के लिए कह रहे हैं। अब अगर हम वर्ल्ड के लिए कह रहे हैं तो भारत भी तो वर्ल्ड का ही पार्ट है। अब अगर मान लीजिए, जैसे छोटा सा एक एग्जांपल देते हैं यहाँ पे, कि दो कंट्रीज है ए और बी, दोनों पड़ोसी है। दो कंट्रीज ए और बी दोनों पड़ोसी है। अब क्या हुआ यहाँ पे कि बी जो है वो प्रॉपर फॉलो कर रही है वेलफेयर के कंसेप्ट को, वेलफेयर पॉलिसीज को प्रॉपरली फॉलो कर रही है, और एक वेलफेयर पॉलिसी एनवायरनमेंट से रिलेटेड बना देते हैं कि जो आपका लाइक वेस्ट है, बी जो क्या कर रहा है, बी कंट्री प्रॉपर अपने वेस्ट को जो है वो अच्छे से मैनेज कर रही है और डिकम्पोज कर रही है, चाहे वो रीयूज कर रही है, कुछ भी कर रही है प्रॉपर। लेकिन जो ए कंपनी है वो क्या कर रही है, ध्यान नहीं रख रही इस बात का। उसने कहा गार्बेज के ढेर लगा दिए, उसने अपने बॉर्डर रीजन में गार्बेज के ढेर लगा दिए, उसने कोई मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं करी। अभी क्या है, इसका इम्पैक्ट भारत के ऊपर या किसी और कंट्री के ऊपर भी आ सकता है। जैसे बी कंट्री के ऊपर इसका इम्पैक्ट आ सकता है, तो बी कंट्री पर इसका इम्पैक्ट कैसे आएगा? यहाँ पर डिजीज़ लगेगी, वो डिजीज़ स्प्रेड होगी, फिर वो डिजीज़ बी के पास पहुँच जाएगी। तो अभी भारत क्या कहता है, भारत इंटरनेशनल लेवल पर कहता है यहाँ पर इसी बात को, या बी कंट्री इंटरनेशनल लेवल पर इस बात को कहती है कि यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इन ग्लोब, एंड हम दोनों मिलकर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इस तरह की बात आती है, अब हम दोनों मिलकर करेंगे मतलब का क्या हो गया यहाँ पर कंसेप्ट को सॉल्व, मतलब हम इनडायरेक्टली अपने लोगों का वेलफेयर प्रमोट कर रहे हैं। तो जब भी हम कोई इंटरनेशनल कमिटमेंट या ऑब्लिगेशन को फॉलो करते हैं तो हम इनडायरेक्टली अपने लोगों का फायदा करते हैं, और डायरेक्टली हम पूरी कम्युनिटी के बारे में सोचते हैं ग्लोबल लेवल पर। यहाँ तक समझ आ गया? हाँ जी सर। मैम अब आपको क्वेश्चन लिखना है, आपको लिखने हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ द डीपीएसपी। आपको ये क्वेश्चन 120 वर्ड्स में लिखना है, डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द डीपीएसपी। लिख लो इसको साथ में साइड पे, डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द डीपीएसपी, पूरा लिखना है आपको उसको 120 टू 150 वर्ड्स। देन उसके बाद क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें डीपीएसपी में, तो यहाँ पर ब्रॉडली 3 पॉइंट्स में जो अब वो क्लासीफाई किया गया है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। तो सबसे पहले आता है सोशलिस्ट की अगर हम बात करें, सोशलिज्म, ये सोशलिस्ट वर्ड जो है वो सोशलिज्म से लिंक करता है। सोशलिज्म मतलब सोसाइटी, और सोसाइटी मतलब पब्लिक बॉडी, पब्लिक मतलब सरकार, मतलब जिसका कंट्रोल जो है वो सरकार के पास है। देखो कंसेप्ट को लिंक करना सीखो। सबसे पहले बात की जा रही है सोशलिस्ट की, सोशलिस्ट प्रिंसिपल। सोशलिस्ट मतलब सोशलिज्म, सोशलिज्म मतलब सोसाइटी, और सोसाइटी मतलब पब्लिक, पब्लिक मतलब सब कुछ सरकारी। पब्लिक बिल्डिंग मतलब ये सरकारी बिल्डिंग है, प्राइवेट बिल्डिंग मतलब अपनी बिल्डिंग। तो पब्लिक मतलब सरकारी, तो दैट मीन्स सरकार, सब कुछ सरकार खुद करेगी, सरकार ध्यान रखेगी, सरकार का काम है। तो यहाँ पर कुछ एक आर्टिकल्स हैं जो डीपीएस में मेंशन है, जिनको हम एज एन एग्जांपल अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द सोशलिस्ट प्रिंसिपल। और जो भारत जो कंसेप्ट फॉलो करता है दैट इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। भारत में ये नहीं कहा जाता सब कुछ सरकार का है, भारत में ये कहा जाता है सब कुछ लोगों का है, चाहे वो रिच है चाहे वो पुअर है, लेकिन सब कुछ लोगों का है। तो आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, और आपको डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को डिफाइन करना है 60 वर्ड्स में। डिफाइन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, और आपको उसके फीचर्स भी लिखने हैं। जब आप फीचर्स लिखोगे, पहला पॉइंट फीचर्स, फिर उसके बाद चैलेंजेस, नोट डाउन कर लो इसको। डिफाइन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, आल्सो डिस्कस इट्स फीचर्स एंड चैलेंजेस प्लस सुजेस्ट वे फॉरवर्ड। और जब आप लिखोगे इसको तो आपको इसको 150 वर्ड्स में लिखना है। सेकंड क्वेश्चन हो गया ये, और प्लस जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ उनको नोट डाउन करना है और आपको ग्रुप में जो है वो शेयर करना है उसको। उसके बाद देन आर्टिकल 38 जो है वो पहला, सबसे पहला प्रिंसिपल जो आपका आर्टिकल आता है यहाँ पे, जो लिंक करता है डीपीएसपी के साथ, जहाँ पर ये कहा गया है कि टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ द स्टेट, इट बिकम ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रमोट वेलफेयर, टू रिड्यूस इनक्वालिटीज इन फॉर्म ऑफ इनकम, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। मतलब स्टेटस, इनकम और अपॉर्चुनिटी की फॉर्म में जितनी भी जो है वो इनक्वालिटीज़ है उसको एड्रेस करना है। इनकम के लिए कैसे किया जा सकता है, इक्वल वेजेस देकर। स्टेटस के लिए कैसे दिया जा सकता है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स।
अपॉर्चुनिटी कैसे हो सकता है, आप डिफरेंट डिफरेंट इक्वल अपॉर्चुनिटीज दो, इक्वल ग्राउंड्स प्रोवाइड करो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, कोई रेस है, अब वो रेस में सबको कहा गया कि अब सब भाग उसमें ले सकते हैं, सब पार्टिसिपेट जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अभी रेस जो है वो उसमें कोई ऐसा पर्सन नहीं भाग सकता जो चल ही नहीं सकता, तो उसके लिए उसके लेवल के स्पोर्ट इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटी अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस अभी हम इसको लिंक कर सकते हैं। तो इस आर्टिकल को हम एज एन एग्जांपल एज एन रेफरेंस ऐड कर सकते हैं जब भी हम वेलफेयर का बात करते हैं या इनइक्वालिटी के एलिमिनेशन की बात करते हैं। देन उसके बाद आर्टिकल 39। अब जो यहाँ पर कहा गया है आर्टिकल 38 में, उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है 39 के थ्रू, जिसमें कहा जा रहा है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगर कोई इक्वल काम कर रहा है तो उसके लिए इक्वल पैसा जाना चाहिए, मैन और वुमेन दोनों के लिए। राइट टू एडुकेट मीन ऑफ लाइवलीहुड। अभी क्या है, अपॉर्चुनिटी या लाइवलीहुड को मतलब आपके पास जो लाइवलीहुड मतलब एक तरह से जीवन यापन के लिए आपके पास जो है वो प्रॉपर फैसिलिटीज होनी चाहिए, प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। तो वो कंसेप्ट आपका यहाँ पर आता है कि आपको ये भी एक आपका राइट है। फिर उसके बाद प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। पैसा की जो कंसंट्रेशन है उसको एक के हाथ में रोकना। जैसे मान लीजिए आज के टाइम पे अंबानी अडानी या कोई ए और बी इतने रिच हो जाते हैं कि ऑलमोस्ट वो जो है वो 99% वेल्थ की जो है वो वेल्थ अपने पास रखते हैं। तो उस केस में क्या है, बाकी सब तो गरीब हो गए, तो मेन जनता तो गरीब हो गई। तो अब फिर यहाँ पर सरकार का ये भी टारगेट रहता है कि सरकार क्या करेगी, वेल्थ को जो है वो कंसिडरेट नहीं होने देगी एक एक लोगों के हाथ में। और इसके रिगार्डिंग फिर सरकार डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज लेकर आते हैं इकोनॉमिक लेवल पर। सरकार क्या करती है, विंडफॉल टैक्स लगाती है, सरकार क्या करती है, एक्स्ट्रा टैरिफ लगाती है, सरकार ड्यूटीज लगाती है, ताकि सरकार के पास पैसा आए और फिर सरकार जो है वो पैसा लोगों में बांटे। तो अगर पीएम किसान सम्मान निधि योजना में सरकार 6,000 रुपये दे रही है, तो वो इसीलिए दे रही है क्योंकि पता भाई वेल्थ कंसंट्रेट हो रही है, वेल्थ लोगों के पास, वेल्थ जो है वो गरीब लोगों से जाकर अमीर लोगों के पास जा रही है। तो अमीर पर टैक्स लग रहा है, विंडफॉल टैक्स लग रहा है। अब विंडफॉल टैक्स क्या होता है, जैसे मान लो कोई एक कंपनी है, वो कंपनी का जो टर्नओवर है वो 10 लाख का है, वो 10 लाख का जो है वो उसका जो है वो क्या है, टर्नओवर है। लेकिन हुआ क्या, उसको प्रॉफिट हो गया 1 करोड़ का। अब वो टैक्स तो 10 लाख के अकॉर्डिंग पे करता था कंपनी, लेकिन अभी उसको प्रॉफिट तो 1 करोड़ का हो गया। तो फिर सरकार ने बोला कि जो आपका प्रॉफिट हुआ है उसमें से भी हम शेयर लेंगे अंडर द प्रिंसिपल ऑफ विंडफॉल टैक्स। तो ये एक टर्म आती है, तो इस तरह से लिंक होते हैं कंसेप्ट ये। फिर उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स एंड चिल्ड्रन, ये भी एक कंसेप्ट आता है। मतलब अगर आपकी फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है तो उसके हेल्थ, उस वर्कर की हेल्थ, बच्चों की हेल्थ प्रॉपर जो है वो ध्यान रखना, ये भी जो है वो आपका डीपीएसपी में जो है वो एक पॉलिसी है। आर्टिकल 39A, फ्री लीगल एड टू इंश्योर इनजस्टिस। अभी ये कैसे लिंक होता है, देखो कोई गरीब है, हमने ये कहा है कि कानून की नज़र में सब बराबर है, चाहे वो कोई अमीर है चाहे वो कोई गरीब है। अब लेकिन होता क्या है कि एक अमीर बंदा तो लॉयर हायर कर लेगा, अच्छे से अच्छा लॉयर हायर कर लेगा, ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद क्या है, अब गरीब के पास तो पैसे नहीं है उतने, तो उस केस में उसको फ्री लीगल एड दी जाएगी, या फिर एड उसको मतलब क्या होगा, लॉयर प्रोवाइड किया जाएगा। ये तो हम इस तरह से कंसेप्ट लिंक करते हैं, ठीक है। दूसरी तरह से भी हम इसको समझ सकते हैं, एड मतलब पैसा भी दिया जा सकता है। सरकार क्या कर सकते हैं, उसको प्रॉपर पैसा देगी। जैसे मान लीजिए कोई कोर्ट केस है, और वो कोर्ट केस किसी पर्सन का, नॉर्थ ईस्ट का कोई पर्सन है और उसको दिल्ली में केस के लिए आना है। अब दो कंडीशन होती है, या तो कोर्ट उसके पास चले जाए, सेकंड कंडीशन बनती है कोर्ट उसको पूरा पैसा दे रहे हैं, कोर्ट उसको कह रहा है कि आपको खर्चा मिल रहा है, आप आओ, और फिर आप केस लड़ो। और इसका छोटा सबसे एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल रहता है यूपीएससी के इंटरव्यूज़। यूपीएससी के इंटरव्यूज़ में जो है वो आपको टिकट दी जाती है, क्योंकि यूपीएससी खुद दिल्ली बुलाता है इंटरव्यू के लिए। आर्टिकल 41, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एजेस, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। मतलब क्या है कि कोई भी कंडीशन है, आपको राइट टू वर्क एजुकेशन दिया जाएगा अंडर आपके सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग। जैसा फॉर एग्जांपल कि कोई डिसेबल पर्सन है, ठीक है, तो अभी क्या है कि वो कोई ऐसा काम तो नहीं कर सकता, वो आर्मी में नहीं जा सकता, वो पुलिस में नहीं जा सकता, ठीक है, लेकिन फिर उसको उसी तरह का ऑफिस वर्क दिया जाएगा। तो ये भी सरकार का जो है वो मेन काम रहता है, क्योंकि उसको भी लाइवलीहुड देनी है भाई, उसको भी जीवित रहना है। फिर आर्टिकल 42 में कहा गया है कि जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, आप अगर किसी को काम दे रहे हो, इसको याद करने का तरीका भी है। 41 में काम दिया,
42 में कहा कि काम जब दिया तो कंडीशंस का भी ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि उसके लिए कंडीशन, जैसे मान लीजिए आपने किसी पर्सन को काम दे दिया फॉर राइट कि लाइक उसको आपने वो बना दिया एक तरह से अपना होम गार्ड बना दिया और एज एन कांस्टेबल आपने अपॉइंट कर दिया। लेकिन अभी क्या है, होम गार्ड अगर आपने उसको बनाया और सपोज दैट कि वो सही से चल नहीं पाता और आपने उसको बैटलफील्ड में भेज दिया, तो उसके लिए तो मुश्किल हो जाएगी, वो नहीं नहीं लड़ पाएगा प्रॉपर। तो उसके लिए वही कंडीशन, वही जॉब अच्छी रहेगी। तो इसके लिए सरकार ये कहती है कि आपको जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन वैसी ही देनी है। और फैक्ट्रीज इसका सबसे बड़ा एग्जांपल रहती है कि अगर आप राइट टू वर्क, लोगों को राइट टू वर्क दे रहे हो, तो फैक्ट्रीज की कंडीशन भी आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए। फिर उसके बाद आर्टिकल 43 आता है। 43 में क्या है कि आप जब राइट टू वर्क दे रहे हो 41 में, 42 में आप क्या कर रहे हैं, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस दे रहे हैं। तो 43 में आपका लिविंग वेजेस भी आएंगे, जिसमें उतना उनको पैसा देना है जिससे वो एक डिसेंट लाइफ जी सके। फिर यहाँ पर पहले आपने काम दे दिया, आपने कंडीशन दे दिया, आपने पैसा भी दे दिया, आपने मतलब वो भी सैलरी भी दे दी। फिर उसके बाद 43A में अब वर्कर्स को बोला कि भाई आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब आप किसी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हो तो उस केस में आपको इंडस्ट्री के लिए जो है वो इंडस्ट्री के लिए काम करना है और इंडस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेशन या फिर उसकी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना है। फिर यहाँ से बनती है लेबर यूनियन। ये आर्टिकल जो है वो लेबर यूनियन के साथ लिंक करता है 43A। यहाँ तक समझ आ गया पूरा? हाँ जी सर। देन उसके बाद 47 में क्या होता है, यहाँ पर एक आर्टिकल आता है जिसमें ये कहा गया है कि रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको रेज करना है, इंक्रीज करना है। इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ एंड प्रोबिट इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एंड ड्रग्स। तो अगर कहीं पर ये इलीगल ड्रग के रिगार्डिंग आता है कि इलीगल ड्रग जो है वो बहुत इंक्रीज हो रही है, तो सरकार के क्या इनिशिएटिव है, तो वहाँ पर आप इस आर्टिकल को मेंशन कर सकते हैं, आर्टिकल 47। देन उसके बाद गांधीयन प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, मतलब गांधी जी की आइडियोलॉजी जो हम फॉलो कर रहे हैं हमारे संविधान के थ्रू। तो यहाँ पर सबसे पहला आता है आर्टिकल 40, जिसको कहा गया है विलेज पंचायत एज अ सेल्फ गवर्निंग यूनिट्स, मतलब डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। अब एक क्वेश्चन और लिखो यहाँ पर, डिस्कस द वेरियस चैलेंजेस या डिस्कस क्रिटिकली अबाउट द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, या राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। और ये आपको 120 वर्ड्स में लिखना है। क्रिटिकल जब हम कह रहे हैं तो यहाँ पर आपको मेरिट्स लिखनी है, ठीक है। पहले तो डेफिनेशन ऐड करनी है, फिर मेरिट्स लिखनी है। ये मेरिट्स यानी कि आप फीचर्स लिख सकते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स लिख सकते हैं। फिर आपको चैलेंजेस लिखने हैं और फिर चैलेंजेस के बाद आपको वे फॉरवर्ड बताने हैं। और वे फॉरवर्ड के बाद आपको एक दो लाइन में कंक्लूड करना है। और जब आप डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को कंक्लूड करोगे तो यहाँ पर आप इसको फ्यूचर विजन के साथ कंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें आप एसडीजी को ऐड कर सकते हैं या फिर जो हमारा 2047 तक का विजन है वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। मतलब जिसमें हमने टारगेट किया है कि भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है। तो इस तरह से आप जो है वो लिख सकते हैं। फिर उसके बाद प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज। अभी कहीं ना कहीं सेल्फ गवर्नमेंट की बात की जाती है, तो वो रूरल एरियाज का ज़्यादा लिंक होती है, तो यहाँ पर 43 आता है। उसके बाद आता है 46, जिसमें कहा गया है प्रमोशन, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि सबके लिए जो है वो आपके पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर एजुकेशन देनी चाहिए। और यहाँ पर आपका 0 से 6 ईयर के बच्चे आते हैं। फिर उसके बाद नहीं, 0 से 6, हाँ। फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 47, जिसमें ये कहा गया है कि इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक नहीं होनी चाहिए। इवन लाइक गांधी जी की अगर हम बात करें, तो गांधी जी ने जब हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो लॉन्च की थी, तो उस टाइम पे गांधी जी ने जो है वो काफ़ी कोशिश की थी कि जो लिकर है, जो दारू है, या जो अदर जो आपका इंटॉक्सिक जो आपके लिकर्स है या जो लिक्विड्स है, उनको बैन किया जाए। आर्टिकल 48, जिसमें यह कहा गया है कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करना है ऑन द साइंटिफिक लाइन। साथ में जो काउ स्लॉटिंग है उसको बैन करना है, यहाँ पर इंक्लूड होता है। देन उसका आता है लिबरल इंटेलेक्चुअल। थर्ड पॉइंट आता है ये लिबरल इंटेलेक्चुअल का। इसका क्या मतलब हुआ देखो, लिबरल मतलब एक तरह से मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर जो एम रहता है इनका, और साथ में इंटरनेशनल पीस बना रहे,
तो कुछ वेलफेयर ऐसे भी हैं, कुछ वेलफेयर पॉलिसीज़ ऐसी भी हैं जो ये काम देख रही है, मतलब जो सरकार को ये बताती है कि आपका जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, आपको उसको सिर्फ भारत के लेवल पर नहीं सोचना, आपको वर्ल्ड लेवल पर सोचना है। उसके लिए मतलब इंटरनेशनल पीस एंड हारमोनी, मतलब वर्ल्ड लेवल पर जो है वो ये रहे। अगर वर्ल्ड लेवल पर रहेगी तभी भारत के लिए भी हेल्पफुल होगा। और आर्टिकल 44 में आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, आजकल काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है और ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। देन उसके बाद आर्टिकल 45 आता है। आर्टिकल 45 में ये कहा गया है, प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। देखो पहले तो ये फंडामेंटल राइट में था, आर्टिकल 21 है जिसमें ये कहा गया था कि 6 से 14 साल के बच्चों को जो है वो आपकी प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए, अभी फंडामेंटल राइट में ऐसा है। लेकिन अगर कोई बच्चे हैं उसके लिए प्रॉपर एजुकेशन रहेगी, सरकार प्रॉपर एजुकेशन के लिए काम करेगी सभी के लिए, तो वो आपका एक वेलफेयर पॉलिसी भी है जो इंक्लूड होती है। देन उसके बाद है आर्टिकल 48, जिसमें ये कहा गया है कि एनवायरनमेंट को सेफ गार्ड, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, जो फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ है वो भी सरकार का काम है। और सरकार के साथ साथ ये हमारा भी काम है, तो ये हमारी जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी भी रहती है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है 48A, जिसमें ये कहा गया है कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। अब देखो मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री को आप कैसे अपने आंसर में इंक्लूड करोगे, सबसे पहले तो ये समझो। एग्रीकल्चर की बात की जाती है यानी कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। अब एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑन मॉडर्न लाइन, मॉडर्न यानी कि मॉडर्न साइंटिफिक पैटर्न पर जो है वो एग्रीकल्चर को डेवलप करना है, तो उसके लिए सरकार का जो इनिशिएटिव है, सरकार जो करती है वो किस आर्टिकल के अंडर करती है, आर्टिकल 48A के अंडर। देन उसके बाद आता है आर्टिकल 49, जिसमें ये कहा गया है कि जो हमारे इंपॉर्टेंट एंशियंट मॉन्यूमेंट्स है, ठीक है, प्लेसेस है, ऑब्जेक्ट्स है, जो नेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको प्रोटेक्ट करना हमारी जो है वो सरकार की जो है वो ड्यूटी रहती है। और सरकार के लिए उसके लिए भी जो है वो गाइडलाइंस यहाँ पर प्रोवाइड कर रखी है। आर्टिकल 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और ये कौन से आर्टिकल में इंश्योर किया गया है, आर्टिकल 50 में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो ये कंसेप्ट जो है वो इंडिपेंडेंस को इंश्योर करता है सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है। देन उसके बाद आता है आर्टिकल 21, आर्टिकल 51, सॉरी नॉट 21, आर्टिकल 51, जिसमें यह कहा गया है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करना भी सरकार का कर्तव्य है, सरकार की ड्यूटी है। सरकार को ये गाइडलाइन अपने माइंड में रखनी है। कौन से, ताकि आप हार्मोनेबल रिलेशंस बनाएं अदर कंट्रीज के साथ। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था कंट्री ए और कंट्री बी का, कि अगर ए कंट्री प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही है और बी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, तो उस केस में बी क्या कर सकता है, स्टेट को सपोर्ट कर, जो है कंट्री ए को सपोर्ट कर सकता है। देन उसके बाद फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉज, जो इंटरनेशनल कानून बनाए गए हैं उनके लिए रिस्पेक्ट देना, ठीक है। ट्रीटीज हो गई, इन सभी के बारे में रिस्पेक्ट करना, ये भी जो है वो सरकार कहती है। देन उसके बाद यहाँ पर एनकरेजमेंट ऑफ द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन। अभी आप इसको अपने जो ऐड एज एन अपनी फॉरेन पॉलिसी में एज एन एग्जांपल ऐड कर सकते हैं। मतलब जैसे गाजा क्राइसिस हुए, गाजा क्राइसिस हुए तो वहाँ पे जो है वो सीज फायर लगाएगी, सीज फायर लगी। अब सीज फायर का रेजोल्यूशन जो है वो यूएन में आया। अब वो भारत ने यूएन में उसको सपोर्ट क्यों किया, क्योंकि कारण ये है आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 में कहा गया है कि एनकरेज द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, मैत्रीपूर्ण तरीके से जो है वो जितने भी जो है वो चैलेंजेस रहते हैं उनको सॉल्व करना है, ऐसा जो है वो कहा गया है। देन उसके बाद आता है रिलेशनशिप बिटवीन द डीपीएसपी एंड द फंडामेंटल राइट, कि इन दोनों के बीच में क्या जो है वो रिलेशन है। तो सबसे पहला आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री कैसा हो गया कि जैसे फंडामेंटल राइट इंश्योर कर रहे हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को, तो डीपीएसपी सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इंश्योर कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स जो है वो जस्टिसेबल इन नेचर होते हैं, लेकिन डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल इन नेचर होते हैं, तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट करते हैं। देन उसके बाद वेरियस वर्डिक्ट्स आते हैं। कौन कौन से वर्डिक्ट आते हैं, तो सबसे पहला आता है चंपाकम दुराई रंजन केस, 1951 में हुआ था, ये सीडी केस भी इसको कहा जाता है, जिसमें यह कहा गया था कि फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल ओवर द डीपीएसपी इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में कोई कन्फ्लिक्ट होता है
तो फंडामेंटल राइट सुप्रीम होंगे। लेकिन उसके बाद केस आता है गोलकनाथ केस का, जिसमें यह कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड टू इम्प्लीमेंट द डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट्स जो है वो, अब क्या हुआ था गोलकनाथ केस में, गोलकनाथ केस में यह कहा गया था कि पार्लियामेंट के पास जो है वो आर्टिकल 368 के अंडर पावर नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करे, वो सिर्फ प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर मेंशन्ड है, पावर नहीं है। तो इसके बाद यहाँ पर तभी तो सुप्रीम जो पार्लियामेंट ने आर्टिकल अमेंडमेंट 24 की थी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 24। तो यहाँ पर क्या होता है गोलकनाथ केस में, मतलब फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता टू इम्प्लीमेंट फंडामेंटल ड्यूटी, आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर केशवानंद भारती केस में क्या हुआ यहाँ पे 1973, ये तीन केस काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। पहली पॉइंट, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट टू इम्प्लीमेंट डीपीएसपी। पार्लियामेंट क्या कर सकती है डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, डीपीएसपी यानी कि कुछ गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, बट विदाउट अफेक्टिंग बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर हिलना नहीं चाहिए, जितना मर्जी जो है वो। तो यहां से ये भी क्लियर होता है कि अब ये लाइन आप इन दोनों के डिफरेंस के बीच में ऐड कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि ठीक है फंडामेंटल राइट्स जो है वो सुपीरियर है, लेकिन जब बात की जाती है बेसिक स्ट्रक्चर की, बेसिक स्ट्रक्चर इफेक्ट नहीं होना चाहिए चाहे किसी को भी आप इंप्लीमेंट कर रहे हो। फिर उसके बाद मिनर्वा मिल केस आया था, जिसमें यह कहा गया था फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड मस्ट बी बैलेंस्ड। बैलेंस्ड कैसे होंगे, जैसे डायरेक्टिव आपका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब बेसिक स्ट्रक्चर का एग्जांपल भी कहीं ना कहीं वेलफेयर के साथ ही लिंक करता है कि अगर आपने बेसिक स्ट्रक्चर को ही हिला दिया जो हमारे संविधान का है, तो दैट मीन्स आप वेलफेयर कैसे ही प्रमोट करोगे। फिर जब आपने बेसिक स्ट्रक्चर जो बिल्कुल मूलभूत बातें थी, जिसमें यह कहा गया था कि इक्वालिटी रूल ऑफ लॉ होगा, अगर आपने उसको ही चेंज कर दिया तो वेलफेयर का कंसेप्ट ही खत्म हो गया पूरा का पूरा। फिर प्रमोशन की तो बात ही नहीं आती, इंप्लीमेंटेशन की तो बात ही नहीं आती। तो इसलिए यहां पर कहा गया था कि एक बैलेंस जो है वो दोनों के बीच में होना चाहिए। बस एक आर्टिकल है आर्टिकल 39A, और जब ये लगता है तो फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वालिटी जो आपका जो 14, वो जो है वो पीछे हट जाता है, क्योंकि यहाँ पर फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना एक तरफ से सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जब सरकार ये कर रही है तो दैट मीन्स सरकार स्पेशल जो है वो एक तरह से जो है वो यहाँ पर जो है वो स्टेटस या एड दे रही है, स्पेशल सरकार जो है वो ध्यान दे रही है। तो जब स्पेशल सरकार ध्यान दे रही है तो इक्वालिटी का कंसेप्ट इफेक्ट होता है, क्योंकि ये कहा गया है कि कानून और सरकार की नज़र में सब इक्वल है। लेकिन जहां कानून थोड़ा सा एक कंसेप्ट को फॉलो करता है वो है कि इक्वालिटी अंडर इक्वल सर्कमस्टांसिस। तो जहां पर इक्वल सर्कमस्टांसिस की बात आती है वहां आपका आर्टिकल 14 जो है वो थोड़ा सा इफेक्ट होता है, और डीपीएसपी इसकी वजह से जो है वो एक आर्टिकल की वजह से सुप्रीम हो जाते हैं फंडामेंटल राइट से। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट रहता है कि जो आपके यहाँ पर जो है वो मेनली कौन कौन सा आर्टिकल किस स्कीम के साथ लिंक कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर स्कीम्स बता रखी है साथ में, जैसे आर्टिकल 38 जिसमें वेलफेयर के कंसेप्ट को प्रमोट करने की बात की गई है, तो पीएम आवास योजना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसके अंडर आते हैं। फिर उसका आर्टिकल 39A जिसमें हमने जो है वो बात की है मैटरनिटी, यहाँ पर हमने कहा कि एडिक्वेट मीन ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज या कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को प्रिवेंट करना, इक्वल पे फॉर मैन एंड वुमेन अंडर फॉर इक्वल वर्क। तो ये सभी के रिगार्डिंग सरकार के इनिशिएटिव आते हैं। मैटरनिटी बेनिफिट लॉ, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, मिनिमम वेजेस एक्ट, आजीविका रूरल लाइवलीहुड मिशन, प्रमोशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो ये सभी जो है आपका आर्टिकल 39 से लिंक करते हैं। देन उसके बाद 39A की अगर हम बात करें तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी यहाँ पर आती है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई लॉयर है उसको प्रॉपरली, आपको अगर कोई गरीब है तो उसके पास लॉयर रहेगा। प्रो बानो लीगल सर्विस, प्रो बानो लीगल सर्विस के अंडर भी जो है आपको जो है वो लॉयर प्रोवाइड किया जाएगा। न्याय मित्रा स्कीम, ये भी जो है आपका आर्टिकल 39A में आ रखी है। 41 में जिसमें यह कहा गया है कि राइट टू सिक्योर द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंट इन केसेस। तो इसके रिगार्डिंग सरकार की स्कीम आती है अन्नपूर्णा, ठीक है, अन्नपूर्णा स्कीम यानी कि सरकार जो है वो खाना प्रोवाइड कर रही है। मनरेगा एक्ट इसके अंडर आता है। पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट इसके अंडर आता है 1995 का। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स आई एक्ट 2007, ये भी जो है आपका आर्टिकल 41 के अंडर आता है। देन उसके बाद आर्टिकल 42 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो वर्किंग कंडीशंस के रिगार्डिंग बात की गई है। तो पीएम मैतृत्व वंदना योजना
मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017, ये दोनों इसके अंडर आते हैं। मतलब आप ह्यूमन कंडीशन दे रहे हो प्रॉपर पूरी। 43 में अगर हम बात करें तो इसको कहा गया है यहाँ पर लिविंग वेजेस के रिगार्डिंग। तो इसमें आपका फोर लेबर कोड्स आते हैं, कोड्स ऑन वेज, सोशल सिक्योरिटी एक्सेट्रा, प्लस सोशल सिक्योरिटी एक्ट सरकार जब 2008 का लेकर आई थी तो वो भी यही इंश्योर करता है। फिर उसके बाद 43A में अगर हम बात करें यहाँ पे, जिसमें ये कहा गया वर्कर्स का पार्टिसिपेशन। तो वर्कर्स का पार्टिसिपेशन कैसे होगा? ट्रेड यूनियन फॉर्मेशन से, और उसके रिगार्डिंग एक्ट आता है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। फिर उसका बात आता है एक्ट अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। ये भी कहीं ना कहीं जो है वो आपका वर्कर के पार्टिसिपेशन से लिंक करता है। फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 47, जिसमें ये कहा गया है कि न्यूट्रिशन लेवल सबके लिए इक्वल न्यूट्रिशन लेवल रहेगा, चाहे वो कोई कास्ट से बिलोंग कर रहा है, चाहे वो कोई रिलीजन से बिलोंग कर रहा है, चाहे वो कोई भी जो है वो आपका जो है वो एक बैकवर्ड एरिया से आ रहा है, या फिर आपका जो है वो प्रॉपर लाइक कह सकते हैं हम कि कोई भी किसी भी रीजन से आ रहा है। तो उस केस में सरकार के रिगार्डिंग इनिशिएटिव अगर हम बात करें तो दैट इज पोषण अभियान, वन नेशन वन इलेक्शन। तो ये दोनों तो है वो यहाँ पर लिंक होते हैं। यहाँ तक समझ आ गया किस तरह से हमने जो है वो स्कीम्स को भी लिंक किया आपका जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी फंडामेंटल सॉरी आपका डीपीएसपी के साथ। तो ये थे सोशल वाले। गांधीयन वाले भी ऐसे आते हैं जिसमें आपका पंचायती राज, मिनिमम वेजेस आता है, ठीक है। आपका यहाँ पर समग्र शिक्षा अभियान हो गया, या कोई भी इनिशिएटिव हो गया, पंच परमेश्वर ऑफ एमपी हो गया, जहाँ पर सेल्फ गवर्नमेंट के रिगार्डिंग इनिशिएटिव आ रहे हैं। कोऑपरेटिव के रिगार्डिंग इनिशिएटिव आ रहे हैं तो युवा सहाकर कोऑपरेटिव योजना, युवा सहाकर जो है वो ये योजना शुरू की है सरकार ने। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स जो है वो इसी के अंडर बन रखी है, मेन ऑब्जेक्टिव यही आता है। देन उसके बाद आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3, 15 सब क्लॉज 4, जिसमें हम क्या कह रहे हैं, रिजर्वेशन, AWS, OBS, ST SC OBC, तो ये सभी जो है वो यहाँ पर आता है। स्पेशली एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और जॉब्स पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल 16 में आता है। 47 में अगर हम बात करें बैन ऑफ लिकर इन बिहार, बिहार में लिकर बैन है, तो वो आपका 47 के अंडर आ रखा है वेलफेयर के कंसेप्ट को प्रमोट करने के लिए। गुटखा और ई सिगरेट के ऊपर भी बैन है, और ये कहा जाता है कि किसी भी प्रमाइस लाइक अगर फॉर एग्जांपल कोई स्कूल है तो उसके 2 किलोमीटर के एरिया में कहीं पर भी जो है वो कोई ऐसा मटेरियल नहीं मिलना चाहिए। तो वो सभी जो है वो गाइडलाइंस इसी के अंडर आती है और सरकार के इनिशिएटिव भी है। 48 जिसमें हम काओ प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपका था राष्ट्रीय गोकुल मिशन कामधेनु योजना, ठीक है। ये जो अब आपका यहीं पर आता है सारा का सारा। पशुधन संजीवनी, ये भी जो है वो आपका इसी इनिशिएटिव के अंडर आता है। लिबरल इंटेलेक्चुअल के रिगार्डिंग अगर हम बात करें पॉलिसीज की, तो सबसे पहला हिंदू कोड बिल या यूनिफॉर्म सिविल कोड, स्पेशल मैरिज एक्ट, जो ये कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिगार्डिंग जो है वो कानून बनेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट होंगे, या जो उत्तराखंड ने इंप्लीमेंट किया वो सभी यहीं पर इसके अंडर आता है। ये स्कीम्स है सरकार की। आर्टिकल 45 में अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो आती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी अनमोल योजना हिमाचल प्रदेश की है, दैट इज अंडर आर्टिकल 45। तभी तो वो बनी स्कीम, तो जो स्कीम बनी वो इस आर्टिकल से लिंक कर रही है। ई नाम, ई नाम हो गया, सॉयल हेल्थ कार्ड हो गया, कुसुम योजना हो गया, पीएम किसान योजना हो गया, जिसमें एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट किया जा रहा है। सब्सिडी सरकार प्रोवाइड कर रही है, वो सभी इसी के अंडर जो है वो आता है। तो ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 48A जिसमें ये कहा गया है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरनमेंट, तो आपके एक्ट आते हैं इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। ये एक्ट के ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब ये एक्ट बने तो ये इसके अंडर ही बन रखे हैं। तो जब भी आपको इस एक्ट के लिखने के लिए आता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको आता है क्वेश्चन कि राइट ए नोट ऑन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तो आप बताओगे कि ये आर्टिकल बना है आर्टिकल 49, ये जो कानून है ये बन रखा है आर्टिकल 48A के अंडर, जिसमें ये कहा गया है, इसलिए ये जो वो आर्टिकल बनाया, इसलिए कानून बनाया सरकार ने। आर्टिकल 49 में आप ऐसा बता सकते हैं जिसमें कहा गया है नेशनल हिस्टोरिक प्रिजर्वेशन एक्ट 1966, एंटिक्विटी एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट आता है आपका 1972 का। तो ये सभी जो आपका आर्टिकल 49 के अंडर आते हैं। फिर आर्टिकल 50 आता है जिसमें जुडिशरी को सेपरेट किया गया एग्जीक्यूटिव से, और यहाँ पर केशवानंदा भारती केस का जो आप केशवानंदा भारती केस जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर आता है वो तभी तो आया, वरना तो सरकार कैसे ही ले, अगर जुडिशरी सेपरेट ही नहीं होती तो शायद जो केशवानंदा भारती केस में जो वर्डिक्ट दिया गया था उसका कोई रेलेवेंस नहीं रहता, वो वर्डिक्ट ही नहीं दे पाते। 41 में भी जो आपका इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स होते हैं। उसके बाद अमेंडमेंट की बात की जाती है डीपीएसपी में कि डीपीएसपी को भी अमेंड किया जा सकता है। तो जो जो अमेंडमेंट हो रखी है, जैसे 39 की में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो टू सिक्योर
अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, कि अगर बच्चों के जो है वो हेल्थी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह हमें उन्हें देनी है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। 39A जिसमें हमने बात की कि हमें इक्वल जस्टिस को इंश्योर करना है और उसके लिए हमें जो फ्री लीगल एड जो है वो प्रोवाइड करनी है। 43A में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो वर्कर का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है गवर्नेंस में, मैनेजमेंट में कंपनीज की। 48A टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहता है जो अमेंडमेंट हो रखी है। 44th अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो 38th जो है वो आर्टिकल यहाँ पर इंक्लूड किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि मिनिमाइज इक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, ये भी जो है वो सरकार कहता है। देन उसके बाद आर्टिकल 86 की अगर हम बात करें तो अमेंडमेंट एक्ट 2002, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, 86 में आया, जिसमें ये कहा गया कि आपका जो सबसे पहले आर्टिकल 21A को इंक्लूड किया गया, यानी कि इट बिकम योर फंडामेंटल राइट। सबसे पहले तो वो सिर्फ एक मोरल राइट था डीपीएसपी के अंडर कि सरकार ध्यान रख रही है, लेकिन यहाँ पर कहा गया कि इट बिकम योर राइट नाउ, कि आर्टिकल 21 में आपका राइट टू एजुकेशन है, आपको कोई मना नहीं कर सकता पढ़ने के लिए। उसके बाद आर्टिकल 97 आता है यहाँ पर। 97 में जो है वो अमेंडमेंट जो है वो 2011 में हो रखी है, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को इंक्लूड किया गया है आर्टिकल 43B में। तो यहाँ से जो कंसेप्ट आता है दैट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। मुझे एक इंस्टीट्यूशन का नाम बताओ जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के प्रिंसिपल के अंडर वर्क करता है। नीति आयोग। नीति आयोग, नाइस, गुड, वेरी नाइस। तो नीति आयोग वर्क अंडर द प्रिंसिपल ऑफ अंडर द वर्क ऑफ योर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, प्लस साथ में नीति आयोग जो है वो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को भी प्रमोट करता है, क्योंकि वो क्या करता है, वेरियस इंडेक्सेस को रिलीज करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक रहता है यहाँ पर वो रहता है कि वाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट जस्टिसेबल इन नेचर, क्यों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को जो है वो नॉन जस्टिसेबल कहा गया है। तो सबसे पहला यहाँ पर आता है कि फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड द नेचर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और स्टेट पॉलिसी नॉन जस्टिसेबल एंड लीगली एनफोर्सेबल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। क्या क्या मुख्य कारण है? पहला है इंसफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, हमारे पास उतना पैसा ही नहीं है, हमारे पास उतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है कि हम डीपीएसपी को भी जो है वो चैलेंजेबल बनाए। डाइवर्सिटी एंड बैकवर्डनेस, हमारा डाइवर्सिटी और बैकवर्डनेस इतनी ज़्यादा है, फंडामेंटल राइट्स तो सभी के हैं, लेकिन बैकवर्डनेस और डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि आप उतने में जो है आपके पास मैकेनिज्म नहीं है पूरा का पूरा इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अब जो डीपीएसपी के जो वेलफेयर का कंसेप्ट है, अब मान लीजिए कोई बैकवर्ड एरिया है, कोई फार फ्लंग एरिया है, जैसे पांगी रीजन है। पांगी रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश एक ऐसा रीजन है जहां पर सरकार जो है वो सरकार को स्पेशल इनिशिएटिव लेने ही पड़ेंगे, सरकार को वहां के लोगों को 6-6 महीने की सैलरी एक साथ देनी पड़ती है सर्वाइवल के लिए। सरकार को वहाँ पे डिफरेंट इनिशिएटिव लगाने पड़ते हैं ताकि लोग रहें। अब वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती तो सरकार कंपलसरी क्या करती है, उनको जो है वो सोलर पैनल देगी, ज़्यादा देगी, सबसे ज़्यादा देगी, ताकि धूप वाली इलेक्ट्रिसिटी उनके पास रहे। सरकार वहाँ के बच्चों के लिए स्पेशल जो है वो 6 महीने में एग्जाम कंडक्ट करवा लेगी, क्योंकि पता 6 महीने तो बर्फ़ रह रही है। सरकार लोगों को बोलेगी भाई आप 6 महीने जब वहाँ बर्फ़ पड़गी तो आप क्या करो, ये जो सेंटर है यहाँ पर आकर रह लो। तो ये यहीं पर इस तरह के कंसेप्ट लिंक करते हैं। अब इस तरह से तो फिर अगर आप हर एक चीज़ को चैलेंज करोगे, मतलब दूसरे लोग इसके लिए चैलेंज कर देंगे कि भाई ये तो गलत है, इक्वालिटी के कंसेप्ट के अगेंस्ट हो रहा है, तो ये कंसर्न रहता है। फिर उसके बाद सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बर्डन सम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट, या अगर कोई स्टेट नहीं बनी है तो उस केस में सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो वेलफेयर के कंसेप्ट को प्रमोट करे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अपने माइंड में रखे, तभी तो वो एक अच्छी स्टेट बनेगी। और भारत ने भी शुरू में ऐसा किया, भारत ने डीपीएसपी को फॉलो किया बहुत अच्छे से, तभी तो हम आज वन ऑफ द लीडिंग डेवलपिंग कंट्री है, और बहुत जल्दी डेवलप्ड कंट्री भी बन जाएंगे। और वो दिन दूर नहीं होगा जब भारत विश्व में नंबर 1 पर होगा हर चीज़ में, क्योंकि वी हैव एवरीथिंग, हमारे पास सब कुछ है। अभी हमारे पास एक अच्छा लेबर फोर्स है, हमारे पास एक अच्छे लीडर्स हैं, हमारे पास अच्छा फाइनेंशियल बैकअप है इस टाइम पे, हमारे पास अभी हमारे पास अच्छा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेस्ट हो रहा है। तो हम ये चीज़ें जो है वो बता सकते हैं। देखो चैलेंजेस हर जगह रहते हैं, अगर हम ये कहते हैं कि पोल्यूशन का चैलेंज या आप जो वेस्ट का चैलेंज जो है वो डेवलपिंग कंट्री में सबसे ज़्यादा है, तो डेवलप्ड कंट्री में भी है। डेवलप्ड कंट्री में भी जो आपका वेस्ट होता है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हमने कुरकुरे खाए तो पैकेट वो वेस्ट है, वो हर जगह है, वो फैक्ट है। बट लेकिन फ़र्क ये रहता है, डेवलप्ड कंट्री में वो डस्टबिन में जाता है, डेवलपिंग कंट्री में वो हर कहीं जाता है। देन उसके बाद यूटिलिटी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो सरकार को हमेशा अपने माइंड में रखनी है।
अब उसके बाद आता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू को कैसे लिंक करेंगे यहाँ पे हम, सरकार क्या करती है, सरकार या सुप्रीम कोर्ट क्या करता है या कोई कोर्ट क्या करता है, फंड डीपीएसपी चैलेंजेबल नहीं है, लेकिन जो क्या करता है, सरकार क्या करता है, डीपीएसपी सुप्रीम कोर्ट क्या करता है या कोर्ट क्या करता है, डीपीएसपी को यूज करके, डीपीएसपी को इंटरप्ट करके सरकार को बोल सकता है कि भाई ये नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन, आप कोई पर्सन ए है, ठीक है, और ये पर्सन जो है वो किसी बैकवर्ड रीजन में रहता है जहाँ पर जो है वो इक्वालिटी के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो है वो ये इफेक्ट हो रहा है। अब इसने कहा कि मेरे को भी लाइवलीहुड चाहिए, अब मेरे पास कंपनी तो नहीं पहुंच पा रही है कोई, ना मेरे पास कोई सोर्स है इनकम का, तो अब उस केस में सरकार का दायित्व है, सरकार की ड्यूटी बनती है कि वो वेलफेयर को प्रमोट करे। तो ये बात लेकर ये सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है भाई ठीक बोल रहा है भाई, जब तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो सरकार का काम बनता है वेलफेयर प्रमोट करना, और आपके लिए भी वेलफेयर प्रमोट करना सरकार का काम है, जैसे बाकी सब के लिए सरकार कर रही है। तो फिर तो है क्या, इस तरह से फिर जो है वो रेफरेंस क्या दे दिया, डीपीएसपी का दे दिया और वर्डिक्ट सुना दिया। तो इस तरह से एज एन रेफरेंस भी जो है वो डीपीएसपी को जो है वो फॉलो किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। देन उसके बाद जो हमें बेसिक याद रखना है, ये बिल्कुल अलाइनमेंट और प्रेम्बल के साथ कैसे लिंक करते हैं वो है इसमें। तो ये जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी वही कंसेप्ट आता है यहाँ पर, सप्लीमेंट्री टू फंडामेंटल राइट वही पूरा लिंक होता है। सेकंड उसके बाद जो हमें याद रखना है पॉइंट, दैट इज कन्फ्लिक्ट बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड द डीपीएसपी प्लस एसोसिएटेड केस। तो जो सबसे पहला केस आता है वो आता है चंपाकम, चंपाकम, ठीक है, दुराई रंजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस 1951। अब इस केस में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि in any conflict between the fundamental right and the DPSP, fundamental right will prevail। क्यों, क्योंकि फंडामेंटल राइट सुप्रीम है, यहाँ पर ये क्लियर हो गया। तो दैट मीन्स फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट की जा सकती है। इट डिक्लेयर दैट डीपीएसपी एक्ट एज सब्सिडरी ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो जहां पर आपके बीच में डिफरेंस आता है लिखने के लिए, तो आप बता सकते हैं इस केस को कि इस केस में कहा गया है कि फंडामेंटल राइट क्या है, ओनली जस्ट सब्सिडरी है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, सॉरी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, ओनली फंडामेंटल राइट्स के सब्सिडरी है। इट ऑल्सो हेल्ड दैट, इन्होंने साथ में ये भी कहा था कि फंडामेंटल राइट कुड बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट ओनली बाय द इनेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कि अगर सरकार फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करना चाहती है तो उस केस में थ्रू सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ही होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट गोलकनाथ केस आता है 1967 का, जिसमें ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि फंडामेंटल राइट्स कुड नॉट अमेंड बाय द पार्लियामेंट इवन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हुआ क्या था कि वो पावर एंड प्रोसीजर वाला कंसेप्ट अप्लाई होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी कोशिश कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की पावर जा रही थी, पार्लियामेंट के पास पावर थी संविधान को अमेंड करने की, तो पार्लियामेंट क्या कर रही थी, अपनी मर्जी से अमेंडमेंट करे जा रही थी, और जो चीज़ लग रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंजेबल हो सकती है उसको नाइन्थ शेड्यूल में ऐड कर रहे थे। नाइन्थ शेड्यूल में ऐड करने का मतलब क्या होगा कि चैलेंजेबल नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, उसको नहीं देख सकता सुप्रीम कोर्ट। तो इससे सुप्रीम कोर्ट की जो पावर थी जुडिशियल रिव्यू की, वो तो नहीं, जब वो तो रह ही नहीं रही थी उसके पास, वो तो चली जा रही थी। तो देन उसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1967 में कि जो भाई पार्लियामेंट, आप ये जो संविधान में अमेंडमेंट कर रहे हो ना आर्टिकल 68 के अंडर, वो जो है वो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पावर मेंशन है, प्रोसीजर मतलब वहाँ पे पावर्स और प्रोसीजर के रिगार्डिंग कंसर्न रह रहे हैं, तो इसको ध्यान से देखो। फिर उसके बाद क्या हुआ, 24th अमेंडमेंट हुई जिसमें पावर और प्रोसीजर को ऐड कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अगेन इंटरप्रेट किया, और इंटरप्रेट किया तो कहा केशवानंदा भारती केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो जो उनकी गोलकनाथ वाली जजमेंट थी उसको ओवर रूल किया, और ओवर रूल करने के बाद वो लेकर आए बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन, जिसमें उन्होंने ये कहा कि संविधान क्या कर सकता है, संविधान में जो अमेंडमेंट की जा रही है आर्टिकल 368 के अंडर, जिसमें ये कहा गया है कि पावर एंड प्रोसीजर टू अमेंड द संविधान, टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो है पावर एंड प्रोसीजर, ये पार्लियामेंट के पास पावर है। लेकिन भाई ध्यान रखना, जो बेसिक मूल जो संरचना है हमारे संविधान की वो इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर स्टिल एक्टिव होना चाहिए, ऐसा जो है वो सरकार जो है वो यहाँ पर सरकार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो अ सरकार। देन आफ्टर दिस जजमेंट, इस जजमेंट के बाद राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 वाज डिलीटेड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट
फंडामेंटल राइट से आर्टिकल जो है वो उसको डिलीट भी किया गया था इसके बाद, और वो इसीलिए किया गया था। फिर उसके बाद आता है मिनर्वा मिल केस। अब क्या हुआ, अब जब ये आर्टिकल डिलीट किया राइट टू प्रॉपर्टी, तो कहीं ना कहीं अमीरों का राइट भी है राइट टू प्रॉपर्टी, और गरीबों का राइट भी है राइट टू प्रॉपर्टी। अब हुआ क्या, यहाँ पे मिनर्वा मिल केस में जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि कहीं ना कहीं केशवानंद भारती केस के बाद जो आपकी 42nd अमेंडमेंट हुई थी 1976 में, उसमें जुडिशियल रिव्यू की जो पावर थी, अब सुप्रीम पार्लियामेंट को भी ये पता चल गया कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू की पावर के नाम पे खेल रहा है। अब जब सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू की पावर के नाम पे जुडिशियल रिव्यू पावर पे खेल रहा है, तो पार्लियामेंट ने ये कह दिया कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं आ सकती, क्योंकि वो तो कानून ही नहीं है। देन उसके बाद फिर मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये कहा कि जुडिशियल रिव्यू को आप जो इग्नोर नहीं कर सकते। पार्लियामेंट जी, आप ध्यान से ये बात सुनो, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जुडिशियल रिव्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो इस तरह से हम इसको जो है वो फाइनली यहाँ पर लिंक कर सकते हैं मिनर्वा मिल केस के साथ 1980। और ये 4-5 केसेस आते हैं 1951, 1967, 1973, 1980। ये 4 केस याद करने बहुत ज़रूरी है जब भी हम GS2 में आंसर राइटिंग करते हैं। देन उसके बाद फाइनली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो कि DPSP यानी कि पार्ट 4 से बाहर आते हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है आपका आर्टिकल 335, जो कि आपका पार्ट 16 में मेंशन है, जिसमें ये कहा गया है कि इंश्योर करना क्लेम्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन अपॉइंटमेंट्स टू द यूनियन और स्टेट सर्विसेज, सरकार का कर्तव्य बनता है ये। फिर उसके बाद आर्टिकल 350A, जिसमें ये कहा गया है कि इंस्ट्रक्शन इन, ये जो पार्ट 17 है, जिसमें ये कहा गया है कि इंस्ट्रक्शंस जो है वो मदर टंग में होनी चाहिए। इट encourages every state and local government authorities to provide primary education in mother tongue। आज भी अगर हम देखते हैं आंगनबाड़ी वगैरह जितनी भी हो गई, तो वहाँ पर जो है वो आपका मदर टंग में जो प्रमोट किया जाता है, स्पेशली चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप, जैसे पंजाबी स्पीकिंग, मराठी स्पीकिंग, या फिर बंगाली स्पीकिंग। तो ये जो लोग हैं, ठीक है, डोगरी या फिर डोगरी लैंग्वेज से अगर हम बात करें, तो वहाँ पर आपकी जो बेसिक लैंग्वेज रहेगी शुरू की, वो मदर टंग में रहेगी। फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 351, पार्ट 17 में ही आता है, जो कहता है यूनियन को टू प्रमोट एंड डेवलप द स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज, क्योंकि यूनियन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दैट इज़ हिंदी। तो जो हमारा कल का डाउट था वो आज क्लियर होता है। एंड सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर द फॉल ऑफ एलिमेंट ऑफ कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। मतलब क्या है कि हिंदी को प्रमोट करना भी हमारा जो है वो दायित्व तो बनता है, स्पेशली यूनियन लेवल पर। क्यों? क्योंकि जो यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज है दैट इज़ हिंदी। फिर उसके बाद जितने भी जो आपके DPSP है, ये हमें ये क्लियर पता है कि वो नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ DPSP की अगर हम बात करें, यहाँ पे कब कब इम्प्लीमेंट किया गया है, तो जब हम बात करते हैं ज़मींदार जागीरदार सिस्टम हमने अबॉलिश किया, तो उस टाइम पे हमने वेलफेयर के कंसेप्ट को अप्लाई किया। जब हम कहते हैं सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, फ्री रेंट, ये सभी, तब भी हम जो है वो DPSP को लेकर आते हैं, तब हम फॉलो करते हैं। फिर हम बात करते हैं जब भी हमारे क्या होता है यहाँ पे कि जो आपका लेबर, जो आपका लैंड होल्डिंग सीलिंग्स है, या फिर अगर हम बात करें कानून बन रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द कि किस तरह से लैंड डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो तब भी हम जो है वो DPSP को प्रमोट कर रहे हैं। लेबर कानून हम जब बना रहे हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है लेबर। एक तो आपका मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया 1948 का, फिर उसके बाद हो गया कोड ऑफ वेजेस एक्ट 2020, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो जब लेबर रिफॉर्म्स आ रहे हैं, लेबर रिफॉर्म्स हो रहे हैं, तो वो भी वेलफेयर के कंसेप्ट को बता रहे हैं, जिसमें हम बॉन्डिड लेबर अबॉलिशमेंट एक्ट, यानी कि जो आपका बेगार सिस्टम भी अगर हिमाचल से अबॉलिश किया तो गया, वो पहले बहुत था। 19 कौन से 1923 में बेगार अबॉलिश हुआ है ना भारत में, हिमाचल में। 1921 में सर शायद। 1921 या 23, एक बार कंफर्म कर लेना इसको, ठीक है। और वैसे ही तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। फिर उसके बाद पंचायती राज के रिगार्डिंग अगर हम बात करें, तो जैसा आर्टिकल 40 हो गया, या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट केसेस हो गए, तो ये सभी लिंक करते हैं। कॉटेजेस, विलेज कॉटेज पंचायत, या विलेज इंडस्ट्रीज, खादी एंड बोर्ड, खादी विलेज बोर्ड, ये सभी जो है वो अगर आज इंस्टीट्यूशंस है, तो वो किसकी वजह से है? सरकार ने गाइडलाइंस को फॉलो किया। फिर एजुकेशन के रिगार्डिंग भी हम बता सकते हैं कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था 2009 में, और 40 आर्टिकल 45 या आर्टिकल 86 जो 2002 में आ रखी है,
जिसमें ये कहा गया था कि एक तरह से फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को प्रमोट करना है। तो ये सभी लिंक करते हैं डीपीएसपी के साथ, वेलफेयर के साथ। फिर ये एज एन एग्जांपल आप ऐड कर सकते हैं, समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया था सरकार ने 2018 में। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट का एग्जांपल आता है 1978 का। एंड मनरेगा एक्ट आता है 2006 का, जिसमें जो है वो मिनिमम वेजेस के थ्रू जो है वो मनरेगा प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि वर्किंग कंडीशन, वर्किंग वर्क प्रोवाइड किया जाएगा रूरल एरियाज में। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट होता है, फॉरेस्ट एक्ट 1980, ये सभी जो है वो डीपीएसपी के जो है वो एग्जाम्पल्स है भारत में। फिर उसके बाद आता है सिग्निफिकेंस क्या है। तो सिग्निफिकेंस ओवरऑल हम देख सकते हैं कि एक तरह से जो है वो नो डाउट डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है, लेकिन फिर भी एक ऐसे वेलफेयर कंसेप्ट को प्रमोट करते हैं जिसमें आपका प्रॉस्पेरिटी, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी ये सभी रहते हैं। और जब ये सभी रहते हैं तो हमारा जो प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का वो भी रहेगा। और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जब प्रिंसिपल रहेगा तो कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है उसकी स्पिरिट भी जो है वो हमारे यहाँ पर जो है वो अलाइव रहती है। क्रिटिज्म भी किया जाता है डीपीएसपी का। सबसे पहला तो ये कहा जाता है कि ये नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है, तो ये इसकी वजह से काफ़ी कंसर्निंग रहता है। फिर उसके बाद होता है इलॉजिकली अरेंज्ड, मतलब जिस तरह से डिवीज़न की कभी आपका जो है वो अगर आर्टिकल 48 से लेकर आर्टिकल 35 से लेकर जो है वो 51 तक चलते हैं तो एक आर्टिकल दूसरा आ जाता है, एक आर्टिकल दूसरा आ जाता है। जैसे कि मान लें गांधीयन हो गया, बीच में 40 आर्टिकल 40 गांधीयन आ गया, लेकिन आर्टिकल 44 जो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया। फिर आर्टिकल 48 में फिर से गांधी जी आ गए। तो ये इलीगली आपका इलॉजिकली अरेंज्ड है, तो ये भी एक कंसर्न रहता है। कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट रहता है फंडामेंटल राइट्स के साथ हमेशा, कि फंडामेंटल राइट्स के साथ हम एक तरफ कहते हैं कि हमें जो है वो एक दूसरे को सप्लीमेंट करना है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट भी कर देते हैं साथ में। क्लैरिटी नहीं रहती कई बार पॉलिसीज है। सरकार क्या करती है, सरकार गेम खेलती है तगड़े तगड़े तरीके से, सरकार स्कोप ढूंढती है। सरकार स्कोप्स किसके थ्रू ढूंढती है, डीपीएसपी के थ्रू ढूंढती है। डीपीएसपी में देखती है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बात करें ईडब्ल्यूएस, अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो 10% कोटा आ रखा है उसके थ्रू क्या हुआ कि जो 50% की इक्वालिटी की कैप थी वो क्रॉस हो गई। अब वो जब कैप क्रॉस हो गई तो कहीं ना कहीं फिर ये एक कंसर्न रहता है आपका जो है वो क्लैरिटी के साथ, कि प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा एट द एंड वो फाइनल हो जाएगा। तो आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। फिर पॉलिटिकल एक्सपेडेंसी, यहाँ पर आप बता सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है लॉन्ग टर्म में, जो वो अपने अकॉर्डिंग पॉलिसीज को फ्रेम करती है, ट्रांसफॉर्म करती है। आपके पास जो है वो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है विद रिस्पेक्ट टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द, अगर हम बात करें डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास उतना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, उतनी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उतना पैसा भी आपके पास नहीं है। तो आप ये पॉइंट्स बता सकते हैं एट द एंड क्रिटिज्म में या चैलेंजेस में। फिर फाइनली सोशल रियलिटीज़ भी हमें देखनी होती है। डीपीएसपी का काम तो सही है कि प्रमोट करना, लेकिन सोशल रियलिटीज़ का कंसर्न भी यहाँ पे रहता है। फिर एट द एंड आप यहाँ पे कंक्लूजन भी लिख सकते हैं कि डीपीएसपी क्या है, विटल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, विटल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्लस साथ में जो फ्रेमवर्क है हमारे संविधान में मेंशन उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। फिर उसके बाद बेशक ये नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है, लेकिन फिर भी जो है वो एक जो फाउंडेशन है हमारी गवर्नेंस की उसको बनाते हैं अंडर द प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयर कंसेप्ट। वेलफेयर कंसेप्ट के अंदर जो है वो ये जो है वो हमारी जो गवर्नेंस सिस्टम है उसका एक बेड रॉक यानी उसका बेस प्रिपेयर करते हैं। और अगर हम प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं डीपीएसपी को, तो हम जो है वो इंक्लूसिव ग्रोथ, सोशल जस्टिस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन तीनों को एक साथ लेकर चलेंगे। और इन तीनों को एक साथ लेकर चलना हमारे लिए स्पेशली जो अमृत काल की फेज़ है वो उसमें बहुत ज़रूरी है, ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी जो है वो अचीव करें और भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनाएं बाय 2047। तो हमारे डीपीएसपी ख़त्म होते हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल।